my lovely students, welcome back to my YouTube channel Science by Diba. In this video, I'll discuss about Parkinson's disease. इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को हिट कर देना ताकि जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूँ तो आप तक टाइमली नोटिफिकेशन आता रहे. ओके, चलिए अब इसमें सबसे पहले हम लोग कंटेंट देख लेते हैं. हमें इस वीडियो में कवर क्या करना है. सबसे पहले तो पार्किंसंस डिसीज़ की डिफिनेशन, देन उसके सिम्टम्स, देन कॉजेज, देन रिस्क फैक्टर्स एंड देन डायग्नोसिस एंड लास्ट में इसके ट्रीटमेंट. तो सबसे पहले हम जानेंगे इसकी डिफिनेशन के बारे में. व्हाट इज़ पार्किंसंस? ये एक तरह की प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है ब्रेन की. मतलब पार्किंसंस डिसीज़ जो होती है एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जो कि जिसमें डोपामाइन जो होता है हमारे जो ब्रेन से निकलता है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है. मतलब उसकी जो सेल्स होती हैं वो डिजनरेट होने लगती हैं. ये एक प्रोग्रेसिव कंडीशन होती है जो सबसे पहले हमारे कुछ चीज़ों को अफेक्ट करती हैं. किस चीज़ों को? इसी को हम सिम्टम्स बोलेंगे. जैसे इसमें मेमोरी प्रॉब्लम आने लगती है. ठीक है, इसमें ट्रेमर को हम नॉर्मली बोल सकते हैं कि कपकपाना, जैसे बॉडी कपाती है. जैसे बुजुर्गों की आपने देखी होगी वो चलते तो थरथराते हैं, तो दैट इज़ ट्रेमर. स्लो मूवमेंट, ये भी आपने ओल्ड पीपल में देखा होगा जिनकी एज अबव 60 होती है, उनमें ये स्लो मूवमेंट आ जाता है, वो धीरे धीरे चलने लगते हैं. रिड्यूस्ड बैलेंस, वो अपना बैलेंस खोने लगते हैं. यानी जब चलते चलते थोड़ा सा अपना संतुलन बिगड़ जाता है तो उसको कहते हैं रिड्यूस बैलेंस. रिजिडिटी लाइक कठोरता, जिसको हिंदी में हम बोलेंगे कठोरता. नाउ लास्ट में है डिप्रेशन. ये इसके सिम्टम्स होते हैं. ये नॉर्मली सिम्टम्स आपको बुजुर्गों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं. तो इसके कॉज क्या होते हैं? नर्व सेल विद इन द सब्सटेंशिया निग्रा. जो नर्व सेल होती है किसके अंदर? सब्सटेंशिया निग्रा, विच इज़ अ पार्ट ऑफ बेसल गैंग्लिया स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन. ब्रेन में एक बेसल स्ट्रक्चर होता है जो किसका पार्ट होता है? ब्रेन का. ठीक है, आर रिड्यूस, वो रिड्यूस होने लगता है और उससे एक केमिकल होता है वो भी रिड्यूस होने लगता है, दैट इज़ डोपामाइन. जो इसका जो है एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स होता है पार्किंसंस का. ठीक है, इसके रिस्क फैक्टर क्या है? देखो ये किस में हो सकता है. मैंने अभी इतनी चीज़ें पढ़ाई हैं उसमें बार बार मैंने बोला बुजुर्गों में. लाइक ये एबव जो है अगर जो लोग 60 साल से ऊपर हो गए हैं उनमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है. दूसरा और किस में देख रहे हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर, फैमिली हिस्ट्री में किसी के पास ये पार्किंसन डिसीज़ हो तो ये वहाँ से भी आता है. तीसरा हम अगर बात करें बीइंग मेल, तो इसे मोर कॉमन जो है मेल जेंडर में होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल. और पेस्टिसाइड में इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स, मतलब जो लोग पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड्स या हेवी मेटल के ज़्यादा एक्सपोजर में होते हैं उनमें ये रिस्क फैक्टर ज़्यादा देखने को मिलता है. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे लाइफ स्टाइल फैक्टर को हम ले सकते हैं जिसमें फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है या पुअर डाइट होती है तो उनमें भी ये होता है. और ये बताया ही है कि लो डोपामाइन लेवल्स हो जाता है. एज तो मैंने बताई दी कि जिनकी एज 60 साल से ऊपर होती है तो उनमें ये ज़्यादा रिस्क होता है. ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं इसके डायग्नोस कैसे करते हैं. तो एग्जैक्टली इसका कोई भी टेस्ट नहीं होता है इसको डायग्नोस करने के लिए. मेनी अदर कंडीशन में हैव सिमिलर सिम्टम्स, तो इट कैन बी डायग्नोज बाय, इसको हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं प्रेजेंटिंग विद द नोन सिम्टम्स. जैसे DAT स्कैन हो गया, MRI स्कैन हो गया, स्पेक स्कैन हो गया, इससे हम इसको जनरली स्कैन कर सकते हैं. अब इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में देयर इज़ नो क्योर, कोई भी क्योर नहीं होता है पार्किंसंस का. लेकिन कुछ ट्रीटमेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं इन सिम्टम्स से रिलीव करने के लिए. जैसे इसमें फिजियोथेरेपी होता है, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी की बात कर लें, मेडिकेशन में जैसे लेवोडोपा और डोपामाइन एगोनिस्ट की बात कर लें, और लास्ट है फिजियोलॉजिकल मेथड्स के. ये इसके ट्रीटमेंट होते हैं. एज सच इसका आप सोचो कि कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं, तो फिजियोथेरेपी हो गया, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी हो गई, इस सारी चीज़ों से हम इसके लेवल को थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं, रिलीफ मिल सकता है इसके सिम्टम्स में. दैट्स ऑल अबाउट द पार्किंसंस डिसीज एंड दिस इज़ द लास्ट. Thank you so much for your support and watching my video.